हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका ईयर 3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए 12th की केमिस्ट्री। और जो 12th की केमिस्ट्री चल रही है उसमें अध्याय है वैद्युत रसायन। क्या है? वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन का ये 9वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लवण सेतु तथा उसके कार्य, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तथा हम गैल्वेनिक सेल को कैसे निरूपण करते हैं, इसका अध्ययन इस लेक्चर में करेंगे। तो लास्ट सेशन तक इसे देखें, ठीक है। और हो सकता है इसमें हम वैद्युत रासायनिक सेल तथा उसमें विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर भी पढ़ सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ेंगे। तो पहली बात है सेल क्या होता है, उसको समझ लीजिए। तो सेल वह युक्ति है, यानी ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता हो, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता हो तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता हो, उसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। और सेल हम 2 तरह को देखते हैं। एक पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? तो विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी वह है सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत अपघटनी सेल को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम भी पढ़ा चुका हूँ, तभी मैंने विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ाया था, ठीक है। तो ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति होती है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जबकि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं कि ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता हो। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते थे, में बदला जाता हो, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल और शुष्क सेल, ये क्या है? विद्युत अपघटनी सेल के उदाहरण हैं, ठीक है। तो एक अंतर डाल लीजिए, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत अपघटनी सेल तथा रासायनिक सेल में अंतर। तो 2 कॉलम बना लें, यहां पर लिख लेंगे आप विद्युत अपघटनी सेल और इधर लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल। इसमें लिखेंगे, तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। समझ में आ रहा है? और इसमें लिखेंगे, इसमें रासायनिक, ठीक उल्टा, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बात समझ में आई? तो इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी विद्युत रासायनिक सेल है वो। और ये क्या है? विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा, इसमें तो देखो दूसरा क्या है कि इसमें अस्वतः रिडॉक्स अपक्रिया, इसमें अस्वतः रिडॉक्स अपक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडॉक्स अपक्रिया विद्युत धारा
द्वारा विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित की जाती है, या ऐसे लिखो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपन्न होती है, संपन्न होती है। इसमें तो इसका ये दूसरा पॉइंट है, इसमें स्वतः अस्वतः अभिक्रिया कैसे होती है विद्युत धारा, और इसमें स्वतः, इसमें स्वतः, इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। होती है। तो इसमें कैसी होती है अस्वतः, तो विद्युत धारा प्रवाहित करके, और इसमें क्या है स्वतः ही रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इसमें एनोड, एनोड धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है। बहुत सरल लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। इसमें एनोड ऋण ऋण ध्रुव होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, इसमें कैथोड ऋण ध्रुव होता है, इसमें कैथोड धन ध्रुव होता है। पांचवा, और इसमें बैटरी, बैटरी, इसमें बैटरी या, इसमें बैटरी या हम बोलें बाहरी, ऐसे ऐसे लिखेंगे, इसमें बाहरी परपथ में बैटरी लगी होती है, बाहरी परिपथ में, परिपथ में बैटरी या विद्युत धारा, या विद्युत धारा, या विद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हैं, या विद्युत धारा, ऊर्जा लिख दो चलो, विद्युत ऊर्जा। इसमें क्या होता है कि इसमें बैटरी या विद्युत धारा, बाहरी परपथ में बैटरी या विद्युत धारा या अन्य स्रोत, अन्य स्रोत, अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है, होती है। तो इसमें लिख दें, इसमें बाहरी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता नहीं,
नहीं होती है। 5 छठा, इसमें लवण सेतु या सरंध्र डायफ्राम का प्रयोग नहीं होता। इसमें लवण सेतु, इसमें लवण सेतु का की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी होती है? लवण सेतु की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं यहाँ चित्र में बना दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, वैसे मैंने ये समझा रखा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। अगर ये कैसा है? एनोड, और ये कैसा है? कैथोड। यहाँ पर हम एक बैटरी लगाते हैं, ये धन ध्रुव, और ये कैसी होती है? ऋण ध्रुव। ये बैटरी है, ठीक है। इसमें कोई भी लवण विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? लवण का विलयन। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा? मान लेते हैं कि NaCl का भर दिया है, तो Na धनावेश इसकी ओर जाएगा, ऋणावेश की ओर, और ये जाएगा Cl आयन है, वो इसकी ओर गमन करेंगे। ये हमारा क्या है? विद्युत अपघटनी सेल। जबकि हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो मैं गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ाऊंगा, और चित्र बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह का होता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं अलग अलग, और ये तुम्हारा लवण सेतु जोड़ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा गैल्वेनिक मीटर लगा होता है, जिसमें विद्युत धारा की माप की जाती है, ठीक है। डिटेल में मैं वहाँ पढ़ाऊंगा। और ये होता है तुम्हारा ऋण ध्रुव, एनोड, और ये होता है तुम्हारा धन ध्रुव, कैथोड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड है, और इनमें लवण विलयन भरा होता है। तो मैं गैल्वेनिक सेल को अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो वहाँ पर समझ लेना डिटेल में, ठीक है। तो ये आपके हो गए विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। अब पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनिक सेल का निर्माण। इससे पहले एक चीज और देख लें कि जो गैल्वेनिक सेल है वो इस प्रकार की जो सेल है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। जैसे डैनियल सेल या लेप्लांसी सेल, या हम मान शुष्क सेल या गैल्वेनिक सेल है, तुमने देखे होंगे ये। तो इस प्रकार के सेल को सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो अल्साद्रो वोल्टा तथा गैल्वेनी ने। इसलिए हम इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सेलों में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी होती है, इन सेलों में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया भी होती है, इसलिए हम रिडॉक्स सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिडॉक्स सेल भी कह सकते हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल का निर्माण। तो गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे करते हैं? तो पहले आप चित्र को बना लीजिए, है ना, तभी आपको निर्माण समझ में आएगा, और पूरी प्रक्रिया आप जान लीजिए उसकी। ये 2 कोई आप पात्र लोगे, चलो तो यहां पर 2 पात्र ले रहे हैं। एक पात्र ये है हमारे पास, और दूसरा पात्र यहां पर लिया हमने।
ठीक है, और मैं ट्रिक भी बता दूंगा गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए। तो जब भी हम इलेक्ट्रोडों को जोड़ेंगे तो कोई इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, दो। तो ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड ले लिया हमने। और जो दो इलेक्ट्रोड लिए हैं हमने, इनमें जो इलेक्ट्रोड है, दोनों को इलेक्ट्रोडों को हमने किससे जोड़ेंगे, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ोगे, एक यहाँ पर लगा है गैल्वेनिक सेल, सॉरी गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब अगर ये किसका है, मान लो कि ये जिंक धातु का है, Zn धातु का, ठीक है, किसका है, Zn सॉलिड लिख रहा हूँ, या Zn की छड़ है। ठीक है, और इसमें जो विलयन भरूंगा मैं, तो कौन सा भरूंगा, बताओ जल्दी से, इसमें विलयन कौन सा भरेंगे, बोलो जल्दी से, ZnSO4 इक्वस। ठीक है, और ये है हमारा कॉपर धातु Cu। ठीक है, Cu सॉलिड। तो इसमें विलयन किसका भरा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बनाना, मैंने इलेक्ट्रोड बनाना आपको पहले ही सिखा दिया है। अब जो भी हैं पप्पू गप्पू सप्पू सभी अपने अपने इलेक्ट्रॉन बना करके लेके आओ। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा CuSO4 इक्वस मतलब CuSO4 का जली विलयन। जब किसी धातु को उसी धातु के लबड़ के विलयन में डुबो देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बनकर तैयार हो जाता है। समझ में आ रही है, ये आपको बात सिखा दी गई है। अब सुनो, यहाँ पर जो भी बात है, एक ट्रिक याद रखेंगे। क्या ट्रिक याद रखेंगे, कि जिससे आप हमेशा कभी भूले नहीं। तो इधर लिख लेंगे इधर रखेंगे लॉन। इस लॉन का मतलब है ला, एल का मतलब ला लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब क्या है एनोड, और एन का मतलब है नेगेटिव। तो बनाने में बड़ी सुविधा होगी इससे। और इधर लिखेंगे RCP, आर का मतलब राइट, और इस आर का मतलब रिडक्शन, इधर सी का मतलब होगा कैथोड, और पी का मतलब पॉजिटिव। अब देखो इससे क्या है, क्या लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पर हमें क्या बनाना है, एनोड। तो ये कैसी होगी धातु, एनोड। इस पर क्या होगा, ऋण आवेश, और इसे हम क्या करेंगे, एनोड। इसका काम करेगी एनोड। ठीक है, एनोड कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीडेशन की क्रिया किस पर होगी, इस पर संपन्न होगी। ऐसे ही इधर हम काम करेंगे क्या, राइट, आर का मतलब राइट साइड पर क्या बनाएंगे, रिडक्शन अभिक्रिया दर्शाएंगे, यानी राइट साइड पर क्या होगा, कैथोड। तो ये इलेक्ट्रोड होगा कैथोड, और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो धनावेश है। ठीक है, तो इधर हमने बना दिया। और बीच में हम क्या लगाते हैं, तो लवण सेतु। क्या लगाते हैं, लवण सेतु। और इस लवण सेतु में हम विलयन भर देंगे, पर कैसा, निष्क्रिय। ये हमने भर रखा है इसमें निष्क्रिय KCl प्लस अगार प्लस जिलेटिन पेस्ट, किसमें, लवण सेतु। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बनाया, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड। और ये कौन सा है तुम्हारा, ये कौन सा है, ये है तुम्हारा कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो ये गैल्वेनिक सेल का निरूपण है, इसमें समझ गए होंगे आप। अब थोड़ी सी इसकी भाषा समझते चलेंगे, उसके बाद समझाएंगे। एक उपयुक्त ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड को एक उपयुक्त अपचयन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने पर गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। मैंने क्या किया इधर, कि एक ये क्या है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी,
ठीक है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और उधर क्या है, कैथोड, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रिक से भी बता रखा है, कैथोड को जोड़ रखा है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और बीच में क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, तो गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, वो बताएगा विद्युत धारा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर दूसरी बात, गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति हमेशा एक रिडॉक्स अपक्रिया के द्वारा संपन्न होगी। रिडॉक्स अपक्रिया बताएंगे अभी, रिडॉक्स अपक्रिया कैसे होगी, ठीक है। यह दोनों इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित विलयन को या तो सरंध डायोफ्राम से या लवण सेतु से जोड़ देते हैं। तो हमने कैसे जोड़ रखा है, लवण सेतु से, ठीक है, कैसे जोड़ रखा है, लवण सेतु से, तथा परस्पर विद्युत के संपर्क में लाते हैं और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। तो बाहरी परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोड को एक ऐसी युक्ति से जोड़ दिया जाता है जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सके। तो गैल्वेनोमीटर से हमने जोड़ रखा है, जो किसका कर रहा था, इसे कहाँ जोड़ रखा था, गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सकेगा, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या कही है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पर संपन्न होने वाली ऑक्सीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को वहां से न हटाया जाए तो वो इलेक्ट्रोड क्या है, एकत्रित होकर ऋणात्मक विभव प्रदान करेंगे और अपचयन इलेक्ट्रोड पर अपचयन अपक्रिया के कारण एक धनात्मक विभव उत्पन्न होता है जब दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर समझेंगे अब, तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर होता है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है, तो इस पर कौन सी अपक्रिया संपन्न होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो क्या होगा, ये जेड धातु है ना, कौन सी है, जिंक धातु, सॉरी जिंक धातु है। तो जिंक धातु क्या करेगी, अपनी सतह से विद्युत अपवर्तनी विलयन दाब द्वारा Zn आयनों को त्यागेगी, ठीक है। तो इस विलयन में क्या होगा, Zn, इन विलयन में क्या होगा, एक मिनट, Zn2 धनायनों की संख्या बढ़ेगी। इसमें आयन ऑलरेडी से पहले से भी हैं क्योंकि Zn आयन है और क्या है, SO4 ऋणायन भी है, Zn आयन SO4 ऋणायन, तो इस विलयन में ऑलरेडी है। और यहाँ पर Zn आयन त्यागेगी ये क्षण, तो जब Zn आयन त्यागेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, सॉरी Zn आयनों को इधर विलयन में छोड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह पर आ जाएंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाएंगे तो धातु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित। तो धातु ऋणावेशित हो जाएगी। अगर हम इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं हटाएंगे तो इस पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमने क्या किया, एक वायर लगा दिया और इस वायर को गैल्वेनोमीटर द्वारा जोड़ दिया गया। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी, इधर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं भाई, इधर। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ध्यान देना, अब बात समझना, पूरी प्रक्रिया समझा रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पर, और ये क्षण ऑलरेडी से कैसी है, धनावेशित। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, इस तरह से गमन करते हुए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव है, ये क्या करेगा, इस पर ये जो क्षण है वो कॉपर धातु की है, तो कॉपर धातु की, और इसमें विलयन भरा हुआ है Cu2 धनायन। तो इस धातु के विलयन में Cu2 धनायन है, बहुत सारे Cu2 धनायन आपस में यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, Cu2 धनायन आपस में घूम रहे हैं। ये क्या करेंगे, तो ये विद्युत अपघटनी परासरी दाब, मैंने पढ़ाया था आयनों का परासर दाब, तो आयनों के मध्य परासर दाब होगा। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर आयन यानी ऋणावेश ज्यादा होगा तो उस ऋणावेश को ये एक्सेप्ट करेगा, कौन, धनावेश, ठीक है। इसमें सल्फर के भी आयन है, ठीक है, याद रखना। तो ये ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके ये जो Cu धनायन है तुम्हारे, Cu धनायन किस में बदलेंगे, Cu में, और इस धातु पर निक्षेपित होते रहेंगे, यानी इस रोड पर निक्षेपित होते रहेंगे। तो ये धातु कैसी होती जाएगी, धातु की छड़ मोटी होती जाएगी, कैसी होती जाएगी, मोटी। और ये धातु यहाँ पर क्या है, जिंक की धातु यहाँ पर घुल रही है, ठीक है, क्योंकि धातु इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सॉरी आयंस निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये तो पतली होती जाएगी और ये धातु की छड़ कैसी होती जाएगी, मोटी, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर एक समस्या आएगी कि हमने लवण सेतु को क्यों जोड़ा, है ना। तो अभी अभी 1 मिनट और रुकेंगे तब बताएंगे लवण सेतु को। तो यहाँ पर क्या हुआ, Cu धनायनों पर कॉपर धातु बनती रहेगी। तो अब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बेटा इधर होगा, तो धारा की दिशा किधर होगी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, धारा की दिशा विपरीत होती है। तो विद्युत धारा किधर की ओर बहेगी, आई इधर की ओर, विद्युत धारा इधर की ओर बहेगी। ठीक है, तो जिधर विद्युत धारा बहती है उधर ही गैल्वेनोमीटर का तीर तिरछा करके बनाते हैं। ठीक है, तीर तिरछा करके बनाते हैं। तो अब हमारी इलेक्ट्रोड अपक्रियाएं कौन सी हो रही हैं, तो इलेक्ट्रोड अपक्रियाएं हम इसी के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड अपक्रिया एनोड पर कौन सी हो रही है, तो एनोड पर हो रही है कि जिंक है धातु, वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और क्या बना रही है, Zn2 धनावेश और +2e इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जहां ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस पर होता है, एनोड पर। ठीक है, तो एनोड पर कौन सी अपक्रिया हो रही है, Zn धातु Zn इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कहां पर, सतह पर छोड़ रही है, तो ये अपक्रिया संपन्न हो रही है। लेकिन कॉपर यानी कैथोड, कैथोड पर कौन सी अपक्रिया संपन्न होती है, तो कैथोड पर तुम्हारी अपक्रिया संपन्न होती है। तो ये Cu आयन हैं जो विलयन में, वो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनाया, Cu सॉलिड, और धातु बनाई। और धातु किस पर, इस धातु की छड़ पर निक्षेपित होगी। तो निक्षेपित होगी तो स्वाभाविक है धनावेश आएगा, इसलिए इस कैथोड को हम धनावेश से व्यक्त करते हैं। किसे, धनावेश से। तो ये क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब ये जो क्रियाएं हो रही हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। जब ये अपक्रियाएं बार बार होती रहेंगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक समय आएगा कि ये पूरी धातु का क्षण हो जाएगा, यानी पूरी धीमे धीमे करके ये घुल जाएगी और ये सारी धातु कहां पर जमा हो जाएगी, कैथोड पर। ये तो घुल जाएगी, विलयन में घुल जाएगी, लेकिन Cu धातु जो जहां पे Cu आयन होंगे वो सब कहां जमा हो जाएंगे, इसी पर जमा हो जाएंगे। तो इस विलयन में किसकी कमी होगी, Zn आयन की, और इस विलयन में किसकी कमी होगी बताओ, इस विलयन में किसकी कमी होगी, Cu आयन की। तो Cu आयन यानी यहां पर किसकी कमी हो रही है, कुल मिलाकर यहां पर होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे विलयन में, और यहां पर किसकी होगी कमी, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे तो यहां पर आयनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हम विलयन में KCl लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, KCl। ठीक है, लवण सेतु हमने बोला, लवण सेतु हमने क्या लगा दिया, KCl, KCl प्लस अगार, अगार और जिलेटिन। तो जिसको भी ऋणावेश चाहिएगा तो उसको ये ऋणावेश दे देगा, और जिसको भी धनावेश चाहिएगा उसको ये धनावेश दे देगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है आपको क्या भाई। क्या होगा भाई, तो जिसको, तो लवण सेतु काम करेगा आयनों के मध्य, जिधर भी जो आयन कम होगा उधर वह आयन पहुंचाता रहेगा, क्योंकि ये KCl किस में टूटेगा, K धनायन में, K धनायन और प्लस Cl आयन में। ठीक है, तो ये KCl यानी अगार, अगार मतलब जो हमारा लवण सेतु है, इसको नाम लिख दे रहे हैं लवण सेतु, यहाँ मिटा करके, ये किसका नाम, इसका नाम है लवण सेतु। लवण सेतु क्या करता है, मेंटेन का काम करेगा, किसका करेगा, मेंटेन, यानी आयनों का मेंटेन करेगा। ये मैं आगे काम बता दूंगा। तो ये हमारी अपक्रिया संपन्न होती है। अगर हम टोटल रिडॉक्स अपक्रिया लिखते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ तक पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को वहां से न हटाया जाए तो वे इलेक्ट्रोड एकत्रित होकर ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेंगे। तो अपचयन इलेक्ट्रोड पर अपचयन अपक्रिया के कारण एक धनात्मक विभव उत्पन्न होता है जब दोनों इलेक्ट्रोडों को, ठीक है, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को आंतरिक तथा बाह्य परपथ में जोड़ा जाता है। आंतरिक से जोड़ रखा है हमने लवण सेतु के द्वारा, और बाह्य परपथ से भी जोड़ रखा है। तो इलेक्ट्रॉन और बाह्य परपथ में एनोड से कैथोड की ओर गमन करने लगते हैं, यानी एनोड से वो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जा रहे थे, कैथोड की तरफ।
तो ये एनोड था, इधर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, कैथोड की ओर जा रहे थे। और इलेक्ट्रॉन का यह प्रभाव दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर के कारण होता है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच अगर विभवांतर होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे, विभवांतर नहीं होगा तो नहीं हो सकते। और इस प्रकार एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो विभवांतर होगा तो वहां विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और जहां विभवांतर नहीं होता वहां विद्युत धारा फ्लो नहीं होती, जो कैथोड से एनोड की ओर जाती है। तो मैंने विद्युत धारा को किधर प्रभाव बताया, कैथोड से एनोड की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नोट, एक गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक ध्रुव होता है और कैथोड धनात्मक ध्रुव होता है। आइए हम एक डैनियल सेल का अध्ययन करते हैं जो कि जिंक इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ निम्न प्रकार से चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जुड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले ही गैल्वेनिक सेल बता दिया। गैल्वेनिक सेल बनाते समय लेफ्ट मतलब लॉन किस बैंक से ली, आपने RRCP से। ये ट्रिक याद रखेंगे, जिसमें मतलब लेफ्ट, L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन और A का एनोड और N का नेगेटिव। यानी ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और नेगेटिव चिन्ह से दर्शाते हैं और इसे लेफ्ट साइड में बनाते हैं, ठीक है। और RRCP का मतलब है, R का मतलब राइट। तो जो भी हमारा होगा रिडक्शन यानी कैथोड, उसे हम किधर की साइड बनाएंगे, राइट साइड पर। और राइट साइड पर मतलब रिडक्शन होगा, ठीक है, और धनावेश होता है कैथोड। तो आपको मैं आशा करता हूं कि चित्र समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम एक रिडॉक्स अभिक्रिया लिखेंगे। कौन सी, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया, इस सेल की रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखिए मैं रिएक्शन को शॉर्ट में इसी तरह से लिखता हूं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया इसमें क्या थी, तो रिडॉक्स अभिक्रिया पहली एनोड पर क्या हो रहा था, Zn सॉलिड टूट रहा था आयनों में, Zn2 धनायन और प्लस 2e इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। दूसरा, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही थी आपकी, तो कैथोड पर हो रही थी Cu2 धनावेश और 2e इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे और बना रहे थे Cu सॉलिड और प्लस कुछ नहीं, रिडक्शन हो रहा था। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर हम संपूर्ण अभिक्रिया लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से आपके 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। तो इधर क्या है, Zn सॉलिड और इधर बचा क्या, प्लस Cu2 धनावेश और प्लस नहीं सॉरी, इधर क्या बचा, Zn2 धनावेश और प्लस Cu सॉलिड। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल की रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल की रिडॉक्स रिएक्शन। याद रहेगा। तो सेल की रिडॉक्स रिएक्शन इस तरह से आप लिख आएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि लवण सेतु के तथा इसके कार्य। तो लवण सेतु यू आकार का, कैसा, यू आकार की एक कांच की नली होती है, मैंने बताया था, जिसमें किसी निष्क्रिय विद्युत अपघट्य जैसे कि KCl, KNO3, K2SO4 जो निष्क्रिय होना चाहिए या अगार अगार विलयन के साथ भर देते हैं। ETC को सांद्र विलयन तथा अगार अगार एवं जिलेटिन से बना पेस्ट में भरा रहता है। तो ये लवण सेतु है। तो लवण सेतु का कार्य क्या है, तो लवण सेतु का कार्य है कि यह परिपथ को पूर्ण करने के लिए 2 अर्ध सेलों के विलयनों को जोड़ता है। तो क्या कर रहा है ये, तो देखो परिपथ को पूर्ण करने के लिए, परिपथ को पूर्ण करने के लिए क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रोड या अर्ध सेलों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसका क्या कार्य था, तो दूसरा था यह विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। और तीसरा कार्य यह लवण सेतु को हटाने पर वोल्टता गिरकर शून्य हो जाएगी। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझिए कि यह विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो कैसे रखता है, विद्युत उदासीनता को बनाए, तो समझेंगे यह है। तो यहां पर क्या हो रहा था कि ये जो हमारी रॉड थी, किसकी रॉड थी, जिंक की। तो यहाँ पर जिंक घुल रहा था, तो जिंक घुलेगा तो धीमे धीमे ये रॉड कैसी हो जाएगी, बिल्कुल कैसी हो जाएगी, इस विलयन में घुल जाएगी। और इस विलयन में घुलेगी तो जिंक के जो आयन हैं वो Zn आयन, Zn2 धनायनों की संख्या
बढ़ जाएगी और Zn2 धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी। और यहाँ पर क्या है, SO4 ऋणावेश, इस विलयन में SO4 ऋणावेश तो है। तो ये क्या करेंगे कि जिंक आयन SO4 को क्या कर लेगा, आकर्षित अपनी ओर, क्या कर लेगा, अट्रैक्टिव, फिर वो अपने इलेक्ट्रॉनों को वहां पर नहीं छोड़ने देगा। इधर समझेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि धातु यहाँ पर जब क्या होगा, इधर नहीं, ऐसे नहीं समझेंगे। यहाँ पर क्या था कि इसमें SO4 आयनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक दोबारा से समझना कि जैसे ये जिंक घुलेगी तो यहाँ पर SO4 ऋणायन की संख्या कम होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जिंक आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और जिंक आयन बहुत सारे एकत्रित हो जाएंगे। और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा कि Cu आयन जो कि इलेक्ट्रॉन ले लेकर के इस पर चिपक रहे हैं, तो ये छड़ बहुत मोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी और इसमें CuSO4 आयन की संख्या कम हो जाएगी। तो कम CuSO4 हो जाएंगे, लेकिन SO4 ऋणायन है उनकी संख्या तो बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेंगे, अब ये CuSO4 और ऋणायनों के मध्य आकर्षण होगा और जिस आकर्षण के कारण, ये आकर्षण के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे से CuSO4 विलयन बना लेंगे। ठीक है, और वो मतलब वो क्या करेंगे कि कॉपर को अब इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित नहीं होने देंगे, तो सेल अभिक्रिया रुक जाएगी। तो इसके लिए हमने लगाया लवण सेतु, और लवण सेतु में हम कोई लवण लेते हैं, जैसे हमने लिया KCl। क्या लिया, KCl, KCl, K धनायन और Cl ऋणायन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि Cl ऋणायन और KCl धनायन, तो इधर किसकी कमी हो रही थी, धनायनों की, और यहाँ बढ़ कौन रहा था, Cl। तो इधर आएंगे तुम्हारे K धनावेश, क्या आएगा, K धनावेश। और ये क्या करेगा, क्या करेगा ये, तो ये बनाएगा जो SO4 के साथ जुड़ करके K2SO4, जो SO4 ऋणायनों की संख्या इसमें बढ़ रही थी, जिससे क्या होगा, अब Cu धनायनों को, ये विलयन में जो Cu धनायन है उनको चिपकने से इस पर नहीं रोक पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन गैर करके ये इस पर चिपकते रहेंगे या निक्षेपित होते रहेंगे। तो सेल अभिक्रिया क्या है, स्टार्ट रहेगी। समझ में आ रहा है। और इधर क्या था कि Cl ऋणायन थे। ठीक है, Cl ऋणायन, क्योंकि इधर जिंक आयनों की संख्या बढ़ रही थी, किसकी, Z आयनों की संख्या बढ़ रही थी, तो ये बनाएंगे ZnCl2, क्योंकि Cl से इलेक्ट्रॉन गैर करके क्या बनाएंगे, ZnCl2, जिससे अब क्या होगा कि सेल अभिक्रिया रुकेगी नहीं और हमारा सेल डेड नहीं होगा। इसलिए हमने लवण सेतु को जोड़ दिया। तो लवण सेतु का काम क्या है, विद्युत उदासीनता बनाए रखना, यानी सेल में क्या है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो इस तरह से ये सेल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने सेल अभिक्रिया पढ़ी थी, तो रिडॉक्स रिएक्शन में इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध अभिक्रिया सेल या हाफ सेल रिएक्शन भी बोलेंगे। ये क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको क्या बोल सकते थे हम, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और दोनों को जोड़ करके एक रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, जो सेल में ये अभिक्रिया होती है। इसके साथ साथ हमने लवण सेतु के कार्य पढ़ लिए, और लवण सेतु के कार्य के बाद अब हम पढ़ेंगे एक टॉपिक और है जो नोट करके ये आपके नीट वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है या भविष्य में पूछ सकते हैं कि यदि डैनियल सेल के साथ एक विपरीत बाह्य विभव या सेल लगाया जाए, कोई बाहर से एक सेल या विपरीत मतलब बाह्य बल विभव लगा दिया जाए तो क्या होगा। तो पहली कंडीशन है यदि ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट हो, कितना, 1.1 वोल्ट से कैसा हो, कम, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव एनोड से कैथोड की ओर होगा, और जिंक यानी जिंक क्या होगा, एनोड से घुलेगा और कॉपर कैथोड पर जमा होगा, जो कि इसमें हो रहा था। अगर यही दोनों बराबर हो जाते हैं, समझ में आ रही है, यही दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है,
तो बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन व विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। और यदि ई वहां अधिक हो किससे, 1.1 वोल्ट से, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जिधर भी क्या है, जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको 2 लड्डू रखे जाते हैं दावत में, जो छोटे होते हैं बच्चे उनके लिए 1 लड्डू। तो वही कंडीशन है यहाँ पर कि ये ई वहां अधिक हो 1.1 वोल्ट से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होगा, यानी उल्टा होने लगेगा, तथा जिंक एनोड पर जमेगा व कैथोड खुलेगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर ये कर दूं कि 1.1 वोल्ट से ई वहां का मान अधिक हो जाएगा, तो ये अभिक्रिया इस तरह से हो रही है, वो इस तरह से होने लगेगी, यानी कैथोड घुलने लगेगा और जिंक पर Zn जमा होने लगेगा। ठीक है, ये याद रखने की चीज है। नोट, यदि सेल में Ag धनायन Hg और ये आयन हो, यानी Pb धनायन Ti धनायन उपस्थित होते हैं, तो लवण सेतु में AgCl और HgCl और PbCl और TiCl को प्रयुक्त नहीं करते हैं, TiCl2 को प्रयुक्त नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नलिका के मुख पर जमा हो जाएंगे। क्या होगा, नलिका के मुख पर जमा हो जाएंगे, जो लवण सेतु की नलिका है उस पर इनका अवक्षेप जमा हो जाता है, जिससे क्या होगा, सेल की अभिक्रिया रुक जाएगी, यानी सेल के बीच में विद्युत उदासीनता बनाने में अक्षम हो जाएगा। तो यहीं तक है आपका गैल्वेनिक सेल। एक चीज और रह गई है गैल्वेनिक सेल में, वो भी समझ लीजिए। न्यू पेज ले लेते हैं यहाँ पर, एक गैल्वेनिक सेल का निरूपण है ना, हेडिंग डली थी लेकिन यहाँ पर मैं बता नहीं पाया, गैल्वेनिक सेल का निरूपण। तो गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे करते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे मेरी वही वाली ट्रिक, LON यानी लॉन और RCP। ठीक है, इसी को यानी लेफ्ट साइड पर हम क्या लिखेंगे, तो हमारी अभिक्रियाएं थी, मतलब एक तो कैथोड पर हो रही थी और एक इस पर हो रही थी एनोड पर। तो हमारी, या फिर हम सीधी सीधी अभिक्रिया लिख दे रहे हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे थी, रिडॉक्स अभिक्रिया कैसी थी, तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया थी तुम्हारी Zn2 धनायन प्लस Cu। चलो मैं वही लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, एनोड वाली। तो एनोड पर जो संपन्न अभिक्रिया हो रही थी तो वो थी तुम्हारी Zn सॉलिड, किस में टूट रहा था, Zn2 धनायन और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर जो अभिक्रिया हो रही थी वो थी Cu2 धनायन और प्लस क्या ले रहा था, 2e इलेक्ट्रॉन, और क्या बना रहा था, Cu सॉलिड। ये तो बना रहा था, ये एक बस होता है। तो इसको गैल्वेनिक सेल में किस तरह से निरूपण करेंगे, तो गैल्वेनिक सेल में जिंक है वो Zn2 धनायन में टूट रहा है, तो इसको गैल्वेनिक सेल में हम किस प्रकार से निरूपण कर सकते हैं, यही हमारा टॉपिक रह गया था निरूपण वाला। तो देखेंगे भाई निरूपण, तो ये है तुम्हारी जिंक, यानी जो भी होगा हमारा एनोड, एनोड किधर की साइड पर होता है, इधर लेफ्ट साइड पर। ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन क्रिया को इधर ही लिखेंगे। और एक ये लगाते हैं सीमा प्रावस्था, इसे बोलते हैं सीमा प्रावस्था, तो Zn। ठीक है, और यहाँ पर लगाई सीमा प्रावस्था, बिल्कुल सही तरीके से निरूपण दिखाएं। तो Zn ये कैसी थी, सॉलिड, और यहाँ सीमा प्रावस्था लगा दी। इसमें टूटा Zn2 धनायन में, और यहाँ पर तुम्हारी कोई भी सांद्रता होगी उसको लिखेंगे, जैसे कि 1 मोल है या 2 मोल है या 3 मोल है, मान लेते हैं 1 मोल है, ऐसे विलंग में लिया गया था। ठीक है, और ये डबल लाइन से लवण सेतु को दर्शाते हैं, किसको, लवण सेतु को। ठीक है, और क्या बनाएंगे फिर, Cu कैसा था, कैथोड, कैथोड पर अभिक्रिया थी Cu2 धनायन, तो इसे लिखेंगे Cu2 धनायन। और कैसा था, एक्वस, तो इसकी सांद्रता यहाँ की होगी, क्योंकि आयनों की सांद्रता दी जाती है तो उसमें हम लिखेंगे मोल, और किसी ठोस के हम 1 इकाई मान लेते हैं, इसलिए वहां पर मानता वो नहीं लिखते हैं, 1 मोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 मोल, मोलर। ठीक है, M। और यहाँ पर फिर एक लाइन खींचेंगे सीमा प्रावस्था की, तो फिर यहाँ पर बनेगा तुम्हारा Cu सॉलिड। क्या बनेगा, Cu सॉलिड। तो ये कैथोड है, कैथोड किधर की साइड लिखा जाता है, बताओ भाई,
राइट साइड पर और एनोड किधर की साइड पर, लेफ्ट साइड की। ये कैसा होता है बताओ? अरे ये कैसा होता है, ये लेफ्ट लिख गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर एनोड, ये क्या है, एनोड का काम कर रहा है और कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, ये कैसा होगा, धनावेश, और कैसा होगा, कैथोड। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। तो हम गैल्वेनिक सेल के निरूपण को इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने ये इस चैप्टर में गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था, और ये जो लेक्चर है पूरा गैल्वेनिक सेल में, मैं आशा करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मैं ये आपसे वादा अवश्य करता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगेगा और केमिस्ट्री आपको सबसे अच्छा विषय बन जाएगा। और हाँ भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको कमेंट भी करने चाहिए कि वीडियो क्यों नहीं आ रही सर, कार्ड भी पूछने चाहिए, या आप कोई कार्ड नहीं पूछते हो, कमेंट नहीं पूछते हो, इसलिए बीच बीच में वीडियो रुक जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं भी इस पर काम करूँगा, और अगर आप शेयर नहीं करोगे और व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँगा भाई, मुझे और भी काम है। तो इसलिए मैं तुमसे आशा करता हूँ कि आप शेयर करेंगे वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखेंगे, अपने दोस्तों के पास भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।